हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसे हम क्लासेस एंड आई एम रेशमी महलिक। हम पढ़ रहे थे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और उसमें हेल्थ मेजर हमारा खत्म हो चुका है। अभी आ जाते हैं हम सेफ्टी मेजर्स की ओर। तो सेफ्टी ऑफ वर्कर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोविज़न है जो फैक्ट्री एक्ट में बनाया गया है। और ये जो प्रोविज़न है ये सेक्शन 21 से लेकर के सेक्शन 41 में कवर हो जाता है। सो आ जाते हैं हम पहला जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 21 उसकी ओर। तो ये सेक्शन 21 कहता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। यस, मतलब जो भी डेंजरस पार्ट है मशीनरी का उसको अच्छे से सिक्योरली फेंच किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट है वो ना हो और सुरक्षित रहे वर्कर्स। इसीलिए डेंजरस पार्ट को सिक्योरली फेंच करने की ज़रूरत है और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स अलग से अगर प्रोवाइड करेगा तो उसको भी मानना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 21। नाउ कम टू सेक्शन 22 मशीन्स इन मोशन। यस, जो मशीन्स जो भी मोशन में होती है मूवमेंट में होती है उसके लिए भी ये प्रोविज़न बनाया गया है और ये कहता है कि जो मशीनरीज है उनको अच्छे से एग्जामिन किया जाएगा। और वो भी कौन करेगा, वो उसके लिए एक ट्रेंड स्पेशली जो इस बारे में ट्रेंड हो और वो एडल्ट मेल वर्कर होना चाहिए वही करेगा। और साथ ही साथ उसको अच्छे से टाइट फिटिंग क्लॉथ्स पहनने की ज़रूरत है। कोई भी वुमेन या फिर जो चिल्ड्रन है या फिर हम कह सकते हैं जो यंग पर्सन है वो ये काम करने के लिए अलाउड नहीं है। ये कहता है हमारा सेक्शन 22। नाउ कम टू सेक्शन 23। 23 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। यस, यंग पर्सन जैसे कि हम जानते हैं यंग पर्सन का मतलब होता है चाइल्ड और एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये कहता है कोई भी यंग पर्सन वो डेंजरस मशीन्स के साथ काम करने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। कब कर सकता है? अगर वो स्पेशली ट्रेंड हो इस बारे में, उस मशीन के बारे में, और साथ ही साथ अगर उसको सुपरविज़न मिल रहा हो, इन दैट केस वो ये काम कर सकता है। नाउ कम टू स्ट्राइकिंग गियर्स। सो स्ट्राइकिंग गियर्स सेक्शन 24 में कवर होता है। सो स्ट्राइकिंग गियर्स के बारे में ये सेक्शन कहता है कि सफिशिएंट नंबर्स ऑफ स्ट्राइकिंग गियर्स होने चाहिए ताकि जब भी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत पड़े वो हो सके और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नाउ कम टू सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। यस, मतलब जो मशीन्स खुद ब खुद अपने आप से चलती है। इन दैट केस जिसको हम कह सकते हैं जो मशीन्स ऑटोमेटिकली चलते हैं उनके लिए भी ये प्रोविज़न बनाया गया है सेक्शन 25 में। वो कहता है कोई भी पर्सन जो भी मशीन्स ऑटोमेटिकली चल रही हो ऑपरेट हो रही हो उनके पास नहीं जाना चाहिए। कम से कम 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। नाउ कम टू सेक्शन 26। 26 कहता है चेजिंग ऑफ न्यू मशीन्स। यस, जब भी कोई नया मशीन इंस्टॉल हो रहा हो या फिर किसी भी तरह का उसको एक इफेक्टिवली एनकेज किया जा रहा हो, इन दैट केस सारे के सारे जो भी इंस्टॉलेशन होंगे एनकेज्ड होंगे या फिर उसको अच्छे से गाइड करने की या फिर उसको अच्छे से गार्ड करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह का डेंजर को हम रोक सके। नाउ कम टू कॉटन ओपनर। सेक्शन 27 में आ जाता है। कॉटन ओपनर मतलब जो हम देखे होंगे जो रुई को अच्छे से हम कह सकते हैं रुई को अच्छे से जो मुलायम करने वाली जो मशीन्स होते हैं जो रुई को फ्रेश करते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसको वापस से रीयूजेबल करने में काम आता है वो होता है कॉटन ओपनर। और ये कॉटन ओपनर के पास जो भी काम करते हैं ना ये बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी करता है क्योंकि कॉटन के बार बार हम अगर कांटेक्ट में आए तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसी वजह से कोई भी वुमेन या फिर चिल्ड्रन कॉटन ओपनर के साथ काम करने के लिए अलाउड नहीं है। ये कहता है सेक्शन 27। So section 28 hoist and lifts. So every hoist and lift should be in good condition and properly checked. जी हाँ, जितने भी होस्ट है जितने भी लिफ्ट्स है वो गुड कंडीशन में होने चाहिए, वर्केबल कंडीशन में होने चाहिए और प्रॉपरली चेक्ड भी होने चाहिए। वो कितना लोड ले सकते हैं ये भी मेंशन होना चाहिए और उसके जो गेट्स है वो अच्छे से सेफ मेथड से लॉक्ड होने चाहिए बाय इंटरलॉकिंग और सेफ मेथड एंड इट शुड नॉट बी ओपन इन बिटवीन। और उनकी हमेशा ये जो होस्ट है और लिफ्ट्स है उनकी हर 6 महीने में तो अच्छे से एग्जामिनेशन होना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार उनका प्रॉपरली एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये कहता है सेक्शन 28। नाउ कम टू सेक्शन 29 लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स।
सो जो भी क्रेन से, जो भी लिफ्टिंग मशीन से, ठीक है, वो हमेशा मतलब गुड कंस्ट्रक्शन उनका होना चाहिए, वो अच्छे से बनवाए गए होने चाहिए। और साथ ही साथ उनका भी हर 12 महीने में एक बार तो चेकिंग अच्छे से, एग्जामिनेशन अच्छे से होना चाहिए। और जितने भी क्रेन्स, लिफ्टिंग मशीन्स जो भी लोडेड नहीं हो, ठीक है, वो हमेशा मतलब उनका जो सेफ जोन है, मतलब वो कितना सुरक्षित लोड ले सकते हैं, ये मेंशन होना चाहिए। कहीं भी उससे ज़्यादा लोड वो ना ले, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्रेन्स जो है वो कम से कम 6 मीटर दूर से होने चाहिए। मतलब जब भी जो भी इंसान उनके साथ, जो भी पर्सन उनके साथ काम कर रहा है या फिर एम्प्लॉयड जो भी है, उनसे कम 6 मीटर दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 29। नाउ कम टू सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है रिवॉल्विंग मशीन्स। यस, जो मशीन्स घूम रही होती है, मतलब जो रिवॉल्व हो रही होती है, उनके लिए भी प्रोविज़न बनाया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में। वो सेक्शन 30 में कहता है, वो कहता है मैक्सिमम सेफ स्पीड मस्ट बी मेंशन फॉर ईच मशीन। एक मशीन का सेफ स्पीड कितना है वो मेंशन होना चाहिए। उसमें साथ साथ जो भी स्पीड इंडिकेशंस है वो नोटिफाई होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस में होना चाहिए। नाउ कम टू सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है प्रेशर प्लांट्स। तो जितने भी प्रेशर प्लांट्स है फैक्ट्रीज में, वो हमेशा सेफ होने चाहिए। उनका कितना इफेक्टिव प्रेशर होना चाहिए वो मेंशन होना चाहिए। उनके लिए भी इफ़ेक्टिव मेजर लेने की ज़रूरत है, ताकि जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सेफली काम करें और सेफ वर्किंग प्रेशर में काम करें। और जो मेंशन किया गया है सेफ वर्किंग प्रेशर, उससे ज़्यादा ना हो, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहते हैं हमारा सेक्शन 31। नाउ कम टू सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है फ्लोर्स एंड स्टेज एक्सेट्रा। यस, जो भी फ्लोर्स है फैक्ट्रीज के, जो स्टेप्स है, जो भी स्टेयर्स है, पैसेज है, गैंगवेज है, वो हमेशा अच्छे से कंस्ट्रक्शन, कोई ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये बिल्कुल ही विपरीत होगा, इस एक्ट के विपरीत होगा। सो इसीलिए वो साउंड कंस्ट्रक्शन उनका होना चाहिए और प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। मतलब ये स्टेप है, ये स्टेयर है, ये पैसेज है, ये अच्छे से प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए और साउंडली उनका कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। नाउ कम टू सेक्शन 33। सेक्शन 33 कहता है पिट्स सम्स ओपनिंग इन फ्लोर। जी हाँ, जो भी गड्ढे होते हैं, सम्स होते हैं, पिट्स होते हैं, उनको अच्छे से सिक्योरली कवर या फिर फेंच करने की ज़रूरत है। ये कहता है हमारा सेक्शन 33। नाउ कम टू एक्सेसिव वेट। सेक्शन 34 कहता है एक्सेसिव वेट मतलब कोई भी जो पर्सन एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में, वो ज़रूरत से ज़्यादा वज़न नहीं ले सकता। ज़्यादा वज़न लेगा तो डेफिनेटली उसके लिए ये खतरा होगा। इसी वजह से एक्सेसिव वेट का भी प्रोविज़न बनाया गया है सेक्शन 34 में, जो कि कहता है नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड मोर वेट दैन द पर्सन कैन होल्ड। ये कहता है हमारा सेक्शन 34। नाउ कम टू सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ आई। जी हाँ, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें स्पार्कलिंग्स होते हैं, तो उन स्पार्कलिंग से क्या होता है ना, आँखों को खतरा रहता है। इसी वजह से जो लोग स्पार्किंग से काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनको गॉगल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, या फिर गार्ड्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो प्रोवाइड गॉगल्स इफ़ वर्कर्स हैव टू वर्क ऑन समथिंग स्ट्रेचिंग टू द आइज। ये कहता है हमारा सेक्शन 35। नाउ कम टू सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है डेंजरस फ्यूम्स एक्सेट्रा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। डेंजरस फ्यूम्स होते हैं फैक्ट्रीज में, बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी वजह से ये कहता है सेक्शन 36 के जो भी एम्प्लॉयड वर्कर्स है, वो जहाँ पर भी डेंजरस गैसेस होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। सो प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय वर्कर्स इन प्लेसेस वेयर डेंजरस गैस फ्यूम्स इज प्रेजेंट एंड प्रैक्टिसेबल मेजर्स शुड बी टेकन फॉर रिमूवल ऑफ गैस फ्यूम्स और एक्सेट्रा। जी हाँ, अगर कोई भी डेंजरस फ्यूम्स है, कोई भी डेंजरस गैसेस होते हैं, इन दैट केस उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, इसके लिए भी अच्छे से मेजर होना चाहिए। ये कहता है सेक्शन 36। नाउ कम टू सेक्शन 36A, जो कि कहता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। जी हाँ, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, वो भी इनके लिए भी कितना वोल्टेज मैक्सिमम ले सकते हैं, ये भी बताता है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। तो कि कहता है सेक्शन 36A के
24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 36A। तो सेक्शन 37 कहता है एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट और गैस एसेट्रा। जी हाँ, जो भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जो भी डस्ट होते हैं, जो अच्छे से या फिर इजीली हम कह सकते हैं फायर कैचिंग डस्ट होते हैं, जो भी फायर कैचिंग गैसेस होते हैं, उनके लिए भी सेक्शन 37 कहता है, ये कहता है टू टेक ऑल मेजर्स फॉर सेफ्टी एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन ऑन इग्निशन ऑफ गैस फ्यूम्स और एसेट्रा। ठीक है, मतलब कोई भी जो इनफ्लेमेबल डस्ट है, गैस है या एक्सप्लोसिव है, उनको अच्छे से सेफली उनको रखने की ज़रूरत है, नहीं तो एक्सप्लोजन हो सकता है। नाउ कम टू सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। जी हाँ, जैसे कि हर कोई जानता है कि बड़े बड़े जितने भी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन केस ऐसा कुछ हो गया तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा, तो इसके लिए भी प्रिकॉशंस है। सेक्शन 38 कहता है देयर शुड बी सेपरेट एग्जिट फॉर केसेस ऑफ फायर। यस, अगर कभी भी किसी भी तरह से आग लग जाए तो सेपरेट एग्जिट होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो सब भी होने चाहिए। सो फैसिलिटीज़ फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर ये भी अवेलेबल होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 38। नाउ कम टू सेक्शन 39 एंड 40, रोल ऑफ इंस्पेक्टर। हाँ, जैसा हम पहले ही पढ़े थे कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, सो उस हिसाब से उनको रोल भी होता है। उनको क्या रोल होता है, उनका क्या रोल होता है, सो पहला तो सेक्शन 39, सेक्शन 40 और सेक्शन 40A इस बारे में बताता है। और ये कहता है कि जितने भी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड होते हैं उनके लिए अलग अलग उनको बहुत सारे रोल असाइन होते हैं। और इसके लिए ही मे कॉल फॉर डिटेल रिगार्डिंग बिल्डिंग मशीन्स एसेट्रा। ठीक है, तो वो जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो बिल्डिंग रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, मशीन रिलेटेड कोई भी काम के लिए कॉल कर सकते हैं। सो दीज आर द रोल्स ऑफ इंस्पेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40। नाउ कम टू सेफ्टी ऑफिसर, जो कि कहता है सेक्शन 40B। जी हाँ, सेफ्टी ऑफिसर एक अपॉइंट होना चाहिए। कब होना चाहिए, अगर किसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो वर्कर्स का नंबर 1000 या फिर उससे ऊपर हो गया, मतलब 1000 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर अगर किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, सो सेक्शन 40B ये कहता है इन दैट केस दैट फैक्ट्री हैज़ टू अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर्स। ठीक है, और सेफ्टी ऑफिसर के लिए अलग से उसको एक ऑफिस मिलेगा और उसी हिसाब से वो जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी के लिए काम करेगा। नाउ कम टू पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट द एबव प्रोविजन सेक्शन 41। जी हाँ, जितने हम हेल्थ मेजर्स पढ़े, जितने भी सेफ्टी मेजर्स पढ़े, उनके लिए भी अलग से और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स बनवा जा सकते हैं। तो ये कौन बनाता है, ये प्रोविज़न कहता है सेक्शन 41 में, जो कि कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी फैक्ट्री के लिए ज़रूरत पड़ती है, इन दैट केस वो अलग से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रूल्स भी बना सकता है फॉर द सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। और जब भी ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर मिला है, तो स्टेट गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री रूल्स बनवा सकता है। नाउ कम टू वेलफेयर प्रोविज़न। सेक्शन 42 से लेकर के सेक्शन 50 तक कवर होता है वेलफेयर प्रोविज़न, जो कि बैरक के हिसाब से चैप्टर 5 में कवर होता है। और सो देर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द फैक्ट्रीज एक्ट रिगार्डिंग वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर्स। तो कौन कौन से नंबर से कितने सारे हैं वेलफेयर प्रोविज़न, चलिए जानते हैं। सो वेलफेयर इशूज़ होते हैं और इसी वजह से वेलफेयर प्रोविज़न बनाया गया। तो पहला आता है हमारा सेक्शन 42, जो कि कहता है वॉशिंग फैसिलिटीज़। क्योंकि फैक्ट्री है तो धूल मिट्टी ये सब होता ही है, तो इसी वजह से जो वर्कर लोग काम करते हैं वो अच्छे से साफ़ सुथरा होकर निकल सके, फैक्ट्री से अपने घर आ सके, इसीलिए वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी है। और फिर आता है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ है सेक्शन 43। यस, एक्स्ट्रा कपड़े वो ले सकते हैं और अपने कपड़े जो धोए वो उसको सुखाने के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए, तो है वो सेक्शन 43। फिर आता है हमारा फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग, जो कि सेक्शन 44 में कवर होता है। फिर आता है हमारा फर्स्ट एड अप्लियंसेस, जो कि सेक्शन 45 में कवर होता है।
कैंटीन्स जो कि सेक्शन 46 में कवर होता है। फिर आता है हमारा रेस्ट रूम, शेल्टर्स, लंच रूम, ये सेक्शन 47 में कवर होता है। फिर आता है हमारा क्रेसेस जो कि सेक्शन 48 में कवर होता है। वेलफेयर ऑफिसर एक होना चाहिए, सेक्शन 49 कहता है इसके बारे में। और सेक्शन 50 कहता है पावर टू मेक रूल। ठीक है, तो ये सब है हमारे वेलफेयर इशूज जिनके लिए वेलफेयर प्रोविज़न बनाया गया। देखिए, सो वेलफेयर मेजर्स में पहला आता है हमारा वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो कि सेक्शन 42 में कवर होता है। और ये कहता है कि वॉशिंग फैसिलिटीज़ फैक्ट्री में होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स है तो वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो अच्छे से साफ़ सुथरा होके घर वापस जा सके, इस वजह से वॉशिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है। और ये कहता है सेक्शन 42 जो मेल है, जो फीमेल वर्कर है, उनके लिए प्रॉपरली सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ रिलेटेड प्रोविज़न बनवाना पड़ेगा और वो कन्वीनियंटली एसेसिबल होना चाहिए और साफ़ सुथरा शैल बी केप्ट क्लीन, ये होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 42। नाउ कम टू सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। जी हाँ, क्योंकि फैक्ट्री आ रहे हैं, जो कपड़ा पहने हैं वो गंदा हो जाता है, तो वो साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा लाएंगे तो उसको रखेंगे कहाँ। सो इस वजह से फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग और ड्राइंग क्लॉथ्स भी होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 43। सो देयर शुड बी फैसिलिटी सो दैट वर्कर कैन प्लेस देयर क्लॉथ नॉट worn ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड देयर शुड बी फैसिलिटी सो दैट द वर्कर कैन ड्राई देयर वेट क्लॉथ्स। जी हाँ, अपने गीले कपड़े भी सुखा सके और अच्छे से अपना साफ सुथरा कपड़ा पहन के वापस भी आ सके, इसलिए वॉशिंग एंड स्टोरिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये कहता है हमारा सेक्शन 43। नाउ कम टू सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग। जी हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रीज में काम जो होता है ना वो स्टैंडिंग पोजिशन में ही होता है, तो बहुत देर तक खड़े होने के बाद ज़रूरत पड़ती है कि आदमी थोड़ा सा बैठ जाए, तो कहाँ बैठेगा, इस वजह से प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो कहता है सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर ऑल वर्कर obliged to work in a standing position, and if the worker can do the work by sitting, there should be sitting arrangement for the worker। या फिर अगर कोई वर्कर बैठे बैठे अपना काम कर सकता है, इन दैट केस ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो दोनों केसेस में सेक्शन 44 ये कहता है कि फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। नाउ कम टू सेक्शन 45 फर्स्ट एड अप्लियंसेस। जी हाँ, फर्स्ट एड अप्लियंसेस की भी ज़रूरत है, और ये कहता है सेक्शन 45 सो देयर शुड बी एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री में 150 या उससे ज़्यादा भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और उस फर्स्ट एड बॉक्स में जो जो कंटेंट्स, जो जो प्रिस्क्राइब कंटेंट्स है वो सब होने चाहिए। और ये फर्स्ट एड बॉक्स को रखने की जिम्मेदारी भी किसी को मिलनी चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जब भी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े वो ये ट्रीटमेंट दे सके, और उसके बॉक्स में जो जो चीज़ें चाहिए अवेलेबल होना वो उस वक्त हो। और एम्बुलेंस रूम की भी ज़रूरत है, अगर कोई फैक्ट्री में वर्कर्स का नंबर मोर देन 500 है, 500 या फिर मोर देन 500 है, इन दैट केस एम्बुलेंस रूम भी एक खड़ा रहेगा फैक्ट्री के बाहर। नाउ कम टू कैंटीन। देन कैंटीन कहता है क्या, कैंटीन कहता है सेक्शन 46 सो क्योंकि फैक्ट्री है तो लोग जहाँ पे काम करेंगे क्या उससे 2 किलोमीटर दूर जाएंगे खाने के लिए, इसी वजह से कैंटीन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो सेक्शन 46 ये कहता है सो इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर इज मोर देन 250 द गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कैंटीन। जी हाँ, कोई भी वर्कर की संख्या अगर 250 से ज़्यादा है, इन दैट केस गवर्नमेंट कहता है कि कैंटीन फैसिलिटी बनाओ। और कैंटीन को किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन उसका होगा, फर्नीचर, इक्विपमेंट, फूड स्टफ कैसा होगा, ये सब जो है गवर्नमेंट जिस तरह का रूल बनाया गया होगा उसी हिसाब से कैंटीन बनाएगा फैक्ट्री। नाउ कम टू सेक्शन 47। सेक्शन 47 कहता है शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम। जी हाँ, कोई भी फैक्ट्री में अगर 150 लोग कम से कम काम कर रहे हैं, इन दैट केस
रेस्ट रूम अलग से होने चाहिए, लंच रूम अलग से होने, क्योंकि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ तो बैठ के खाएंगे नहीं ना, या फिर जहाँ किसी को रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ी तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे तो सो नहीं सकते। सो इन दैट केस रेस्ट रूम बनाएंगे, लंच रूम बनाएंगे अगर वर्कर्स 150 या सॉरी 150 150 या उससे ज़्यादा हो। एंड सच प्लेसेस शुड बी हैविंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी अच्छे से होनी चाहिए। ना कम टू क्रेसेस, जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्रेसेस फैसिलिटी बहुत बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं। सो सेक्शन 48 कहता है क्रेसेस। क्रेसेस क्या होता है? क्रेसेस वो जगह होती है जहाँ पे जो वुमेन वर्कर होते हैं, जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं, 5 साल से छोटे होते हैं, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ होते हैं, उनके लिए भी वो अगर, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर है डेफिनेटली वहाँ पे उनको काम रहता है, लेकिन वो अपने बच्चे को घर में तो छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि बच्चे को भी माँ की ज़रूरत है। सो इन दैट केस जो वर्किंग वुमेन्स है, वो जो वुमेन वर्कर्स है, जो कि मदर्स भी हैं, तो वो अपने बच्चे को लेके आ सकती है और उनके बच्चों को रखने के लिए क्रेसेस बनवाया जाएगा। कब बनवाया जाएगा? अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स की संख्या 30 या उससे ज़्यादा हो, इन दैट केस क्रेसेस फैसिलिटी भी फैक्ट्री बनवाएगी। एंड इट शुड बी सफिशेंटली लाइटेड, वेंटिलेटेड एंड टू बी अंडर द चार्ज ऑफ ट्रेंड वुमेन। मतलब क्रेसेस का जो देखभाल करेंगे जो बच्चों के, उनके लिए भी वो कौन करेंगे? वो ट्रेंड वुमेन होनी चाहिए जो आया का काम करेगी और अच्छे से बच्चों को, जो फैक्ट्रीज में जो वुमेन वर्कर है वो अच्छे से अपने बच्चे को रख के काम भी कर सकती है और बच्चा भी सुरक्षित रह सकता है। सो ये कहता है सेक्शन 48। नाउ कम टू सेक्शन 49, वेलफेयर ऑफिसर। जी हाँ, क्योंकि वेलफेयर प्रोविज़न भी बनवाया गया है, सो उसी हिसाब से वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट होता है। लेकिन कब होता है? ये होता है अगर वर्कर्स का नंबर किसी भी फैक्ट्री में 500 या फिर उससे ज़्यादा हो। इन दैट केस एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। और उसका क्या काम रहेगा? उसका काम रहेगा जो वेलफेयर प्रोविज़न बनवाए गए हैं उसी हिसाब से वर्कर्स के वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। ये कहता है सेक्शन 49। नाउ कम टू इन ए नटसेल। हाँ, अगर इसने नटसेल देखे तो कैसे काम करता है? क्रेसेस होने के लिए कम से कम हमको चाहिए कितने? 30 वुमेन। रेस्ट रूम, शेल्टर, लंच रूम होने के लिए कम से कम हमको चाहिए 150 वर्कमैन। और कूल ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमको चाहिए कम से कम 250 वर्कर, ठीक है। और कैंटीन फैसिलिटी के लिए चाहिए कम से कम किसी फैक्ट्री में 250 वर्कर्स। एम्बुलेंस रूम, डॉक्टर, नर्स, ड्रेसर कम कंपाउंडर, इसके लिए हमको चाहिए 500 वर्कर या फिर उससे ज़्यादा। और वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट होगा? किसी भी फैक्ट्री में अगर 500 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर हुए तो इन दैट केस वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होगा, ठीक है।